दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, हम आपको ये हमारा एनसीएफ पर दूसरा वीडियो है। एक वीडियो इसके पहले जारी हो चुका है, कुछ चीज़ें शेष रह गई थी, उसको इस वीडियो में कवर करते हैं। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये सबसे आधुनिकतम दस्तावेज है जिसमें छात्रों को बताया गया है कि छात्रों को, शिक्षक साथियों को भी ये बताया गया है कि विद्यालय में क्या कब कैसे करना है। ये पूरा सिस्टम है। तो देखते हैं। इसके एनसीएफ 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांत हैं या मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। यहां से प्रश्न आता है कि कहेंगे एनसीएफ 2005 के निर्देशक या आधारभूत या मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, इस टाइप से। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसका अर्थ यह है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब यह है, छात्रों को जो भी अध्ययन अध्यापन करवाया जाए यह केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना रहे। छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में, दिनचर्या में उस सीखे हुए ज्ञान का उपयोग भली भांति कर सकें। ये उसका अर्थ होता है। अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निपटारा करने को छात्र स्वयं तैयार हो जाएं। ये इस लाइन का अर्थ है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से हमें जोड़ना है। ये दूसरा है पढ़ाई रटने की प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। हमने आपको शुरू के वीडियो में इनकी जो विशेषताएं बताई थी एनसीएफ की, उसमें हमने आपको बताया था कि छात्रों को, एनसीएफ 2005 का ऐसा मानना है कि छात्रों को रटना नहीं है, रटवाना नहीं है। छात्रों को क्राफ्ट एजुकेशन करके सीखने पर हमें जोर देना है, उनके सर्वांगीण विकास का प्रयास करना है। ये इस लाइन का अर्थ है कि हमें पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहना है, अध्ययन अध्यापन को दैनिक जीवन से हमें जोड़ना है। फिर है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बच्चों का संपूर्ण विकास करने वाली हो। ये एक वीडियो में हम आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। हालांकि ये पाठ्यचर्या जो है ये पाठ्यक्रम का ही विस्तृत रूप है, पाठ्यक्रम संकुचित रूप है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है केवल पुस्तक में आपको जो ज्ञान है, जितना आपको पढ़ के परीक्षा देना होती है, ये पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यचर्या का अर्थ है पढ़ाई के साथ साथ अन्य विद्यालयीन जो गतिविधियां होती हैं, अन्य क्रियाकलाप होते हैं, जैसे विद्यालयों में योगा है, स्पोर्ट है, मतलब खेल है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कला है, चित्रकला है, रंगोली, ऐसी बहुत सारे एथलीट हैं, एथलेटिक्स गेम्स हैं। ये सब चीजें कहलाती हैं अन्य क्रियाकलाप। ये वही है कि हमें विद्यालय में इन सब चीजों को, अन्य क्रियाकलापों को महत्व देना है पाठ्यक्रम के साथ साथ। परीक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाना, मतलब परीक्षा प्रणाली को सरल बनाना, सुगम बनाना, ताकि छात्रों के मन मस्तिष्क से परीक्षा की कठिनता का भय दूर हो जाए। ये इसका सीधा सा अर्थ है, क्योंकि बच्चे परीक्षा से बहुत ज्यादा डरते हैं। उस भय को दूर करने का प्रयास करना है, एक सिद्धांत ये है। इसके बारे में कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय व प्रजातांत्रिक मूल्यों का बच्चों में विकास करना। ये राष्ट्रीय और प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब ये होता है कि कुल मिला के जो हमारे छात्र हों वो राष्ट्र हित में कार्य करने वाले हों, वो देशभक्त हों। देश को जब मदद की आवश्यकता हो, हमारे छात्र तत्पर रहें। प्रजातांत्रिक जो नियम है, जो हमारा संविधान है, यही प्रजातांत्रिक मूल्य कहलाते हैं। हमारे संविधान, नियम कानूनों का पालन करना। इसके बाद में हम आ जाते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य पर। इसका उद्देश्य क्या है? हालांकि ये उद्देश्य सीमित नहीं है, हमने यहाँ लगभग 11 उद्देश्यों को यहाँ दर्शाया है। इसके उद्देश्य सीमित नहीं है। यदि आप एनसीएफ में हमने जो दूसरे नंबर के वीडियो में विशेषताएं बताई थी, यदि आप इन विशेषताओं को अच्छे से अध्ययन करते हो तो उद्देश्य आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा ऐसी हो जो बिना बोझ के हो, विदाउट बर्डन एजुकेशन या लर्निंग विदाउट बर्डन।
बिना बोझ शिक्षा, ये उसका कोटेशन है, ये ध्येय है, ये उसका शीर्षक है, स्लोगन है एनसीएफ 2005 का, शिक्षा बिना बोझ। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये उद्देश्य है। यहाँ बोझ का मतलब केवल बस्ते का ही बोझ नहीं है, हालांकि बस्ते का बोझ भी छात्रों को बहुत ज्यादा लगता है, इसे भी कम करने की सलाह इसमें दी गई है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का बोझ भी कम करने की सलाह दी गई है। बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास हो सके, इसलिए इस बोझ को भी कम करने की, उन्हें प्रताड़ित ना करने आदि की सलाह इसमें दी गई है। छात्रों का चहुमुखी विकास हो सके, इसके अवसर विद्यालय में छात्रों को उपलब्ध कराए जाए, ये उसका उद्देश्य। यहाँ चहुमुखी विकास का मतलब है संपूर्ण विकास। बहुत सारे विकास होते हैं, जब अपन विकास के बारे में पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे कैसे विकास होते हैं। कई प्रकार के विकास होते हैं, शारीरिक विकास है, मनोवैज्ञानिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, बहुत सारे विकास होते हैं, सामाजिक विकास है, भाषा का विकास है, बहुत सारे विकास होते हैं। एक दिन विकास वाले वीडियो में आपको ये सब चीजें बताएंगे। फिर है बालकों में नवीन परिस्थिति का सामना करने की क्षमता का विकास करना। बच्चों के सामने जो भी समस्याएं आए, उन समस्याओं को वो हल करना सीख सकें, उनसे निजात वो पा सकें, इस प्रकार की क्षमता का उनमें विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। बालक सामाजिक बदलाव हेतु तत्पर रहें। इसका मतलब यह है कि जो रूढ़िवादी विचार, प्राचीन जो विचार जो अच्छे नहीं है, जो समाज के लिए हितकर नहीं है, इस प्रकार की रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं, जो प्राचीन मान्यताएं हैं, जो समाज के हित में नहीं है पर लोग उनको मानते हैं, इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इनमें बदलाव करने के लिए छात्र तत्पर रहें, ये इसका उद्देश्य है। शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना, मतलब शिक्षा को रोजगार परक बनाना, तकनीकी शिक्षा से जोड़ देना। छात्र पढ़ लिख कर बेकार ना रहें, बेरोजगार ना रहें, किसी न किसी प्रकार के रोजगार से पढ़ने के बाद वो अपने आप जुड़ जाएं, इस प्रकार का ये इसका उद्देश्य है। छात्रों में राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना। यहाँ राष्ट्रीय मूल्यों का मतलब होता है कि देशभक्त नागरिक तैयार करना, ये राष्ट्रीय मूल्य कहलाते हैं। हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश की जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को, उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था को मानना, ये राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना कहलाता है। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है शांति के लिए शिक्षा। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा किसके लिए हो, तो यहाँ हमें बता देना है कि शांति के लिए शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनी रहे, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। करके सीखने पर बल, गांधी जी ने इसके बारे में बताया था, जैसे आपको पता है वर्धा शिक्षा योजना महाराष्ट्र वाली, बताएंगे कभी इसके बारे में। करके सीखना, क्राफ्ट एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा या आधारभूत शिक्षा है जो गांधी जी की, ये वही है करके सीखने पर बल। मतलब छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के अलावा प्रायोगिक ज्ञान भी करवाया जाए, उनसे कुछ बनवाया जाए, उनसे कुछ सुधरवाया जाए, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, अध्ययन अध्यापन, देश के सामने, समाज के सामने, इनसे निपटने की क्षमता छात्रों में आ सके, ये सब एनसीएफ 2005 के उद्देश्य हैं। छात्रों ये सीमित नहीं है, पर एग्जाम रिलेटिव जो हैं वो हमने आपको यहाँ बता दिए, इतना पर्याप्त है। इसके बाद में बताया गया है कि सिलेबस कैसा हो। एनसीएफ 2005 में बताया गया है पाठ्यक्रम कैसा हो, तो पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है अनुभव एवं 100 केंद्रित आधारित पाठ्यक्रम हो। यहां 100 केंद्रित का मतलब है कि बालक केंद्रित पाठ्यक्रम हो। दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित तो अब है नहीं, बालक केंद्रित शिक्षा का ही चलन वर्तमान में है, जो उन्हें अनुभव से जोड़ती हो, बालक केंद्रित हो, इस प्रकार के पाठ्यक्रम रखे जाएं। मूल्यांकन कैसा हो, यहां हमने आपको बताया था कक्षा गतिविधि आधारित मूल्यांकन हो, पहले वीडियो में चर्चा हो गई थी। हालांकि हमने लिखा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को इसमें अपनाया गया है, ये इसी की देन है एनसीएफ 2005 की, सतत और व्यापक मूल्यांकन। या कक्षा आधारित, इसमें आपको बता देंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन, अलग वीडियो डालेंगे। सतत का मतलब होता है कि आपका एक यूनिट पूरी हो गई, एक पाठ आपका पूरा हो गया,
या उसकी आपने परीक्षा ले ली, या साप्ताहिक टेस्ट ले लिए, या मासिक परीक्षा ले ली, तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, ये सतत मूल्यांकन कहलाता है। निश्चित समय अवधि में जो परीक्षा ली जाती है वो सतत मूल्यांकन कहलाता है। और यहां जो व्यापक मूल्यांकन है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है छात्र की अन्य गतिविधियों पर भी आपको अंक देना है। छात्र पढ़ाई में तो कमजोर है, लेकिन अन्य क्रियाकलापों में, कला में, दौड़ने में, खेल कूद में, योगा में, सिंगिंग में, संगीत में, किसी भी विधा में, वाचन प्रतियोगिता में, वाद विवाद में, यदि वो छात्र अच्छी स्थिति में है तो हमें कक्षा में अन्य क्रियाकलापों के दौरान उसे मौका देना है, उसे आगे बढ़ने की मदद करना है, उसे यह मौका देना है कि छात्र को ऐसा लगे कि नहीं नहीं, हम पढ़ाई में तो कमजोर हैं लेकिन अन्य क्रियाकलापों में हमसे अच्छा कोई नहीं है। ये हमें छात्रों को मौका देना है, क्योंकि बहुत से छात्र इस सतत मूल्यांकन या वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है इसके द्वारा बहुत से छात्र या तो स्कूलों में नाम नहीं लिखवाते हैं, या फिर कक्षा स्कूलों को छोड़कर चले जाते हैं, या परीक्षा नहीं देते हैं, अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त समझने लगते हैं। उन ऐसे छात्रों को मौका देने के लिए ही व्यापक मूल्यांकन लाया गया है। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा ऐसे छात्र जो मानसिक रूप से कमजोर हैं लेकिन शारीरिक रूप से या अन्य क्रियाकलापों में बहुत अच्छे हैं, उन छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उन्हें पास होने में, उत्तीर्ण होने में ऐसे छात्रों को मदद मिलती है। ये व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। इसके बारे में हम आपको व्यवस्थित बताएंगे। ये एमपीटीईटी का जो सिलेबस उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन अलग से लगा है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद एनसीएफ के कुछ कठिन शब्द हैं, यहां से प्रश्न आते हैं कि वहां एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी कक्षा का क्या अर्थ है। शुरू के वीडियो में आपको बता चुके थे। समावेशी कक्षा का अर्थ या समाकलित कक्षा या समाकलित शिक्षा का अर्थ होता है कि सामान्य और अच्छे बालकों के साथ में विकलांग बालकों को भी अध्ययन अध्यापन करवाना, लेकिन उनको आवश्यक उपकरण वही कक्षा कक्ष में उपलब्ध करवाना, ये समावेशित शिक्षा कहलाती है। ये उसका अर्थ है। अलग से इसके बारे में हम एक वीडियो लाएंगे, बताएंगे आपको। यहां संज्ञान का अर्थ है अपने कार्य और भाषा के माध्यम से पूरी दुनिया को समझना। ये संज्ञान का अर्थ यहां ये लिया गया है, अपने कार्य के द्वारा और अपनी भाषा के माध्यम से इस पूरे जो भी है, ये पूरा संसार है, इसका पूरा सिस्टम है, कहाँ क्या है, इस पूरे को अपने संज्ञान में लाना, अपने नॉलेज में लाना, इसके प्रति अपनी एक अवधारणा बनाना, ये संज्ञान कहलाता है। इसमें ये त्रिभाषा सूत्र हम आपको शुरू में बता चुके थे, एनसीएफ 2005 की देन है त्रिभाषा सूत्र। इसमें 3 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा हो, जो शुरुआती शिक्षा हो, उसमें जो माध्यम रहे वो उसकी स्थानीय भाषा या मातृभाषा हो। द्वितीय जो भाषा रहे वो फिर उसकी राष्ट्रीय भाषा हो, जैसे अपने यहाँ की हिंदी। और तृतीय भाषा जो रहे इसमें वो अंतरराष्ट्रीय भाषा हो, जैसे कि अंग्रेजी। किन्हीं राज्यों में संस्कृत को भी तृतीय भाषा के रूप में अपनाया गया है। फिर यहां लिखा है, फिर बाल केंद्रित शिक्षा, ये हम आपको बता चुके हैं कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए, जो संसाधन बनाया जाए, जो व्यवस्था बनाई जाए, वो केवल बालक की रुचियों को, बालक की इच्छाओं के अनुसार, उसकी बालक की आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाई जाए। ये बाल केंद्रित शिक्षा का भी बताएंगे। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब यहां देखो, शिक्षा 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो विद्यालयों में दी जाती है, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित संसाधन, निश्चित टाइम टेबल, बहुत सारी बातें, ये औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपको कहीं से कुछ भी सीखने को मिल जाए, ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें पाठ्यक्रम आवश्यक नहीं होता, विद्यालय आवश्यक नहीं होते हैं, संसाधन शिक्षक आवश्यक नहीं होते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। हम कभी आपको औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बहुत सारे 15-20 अंतर हम आपको बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। शिक्षक एक उत्प्रेरक है, मतलब शिक्षक का स्थान यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक का स्थान यहाँ अल्प है, गौण है। शिक्षक एक उत्प्रेरक है। बालक महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा को ही ये बढ़ावा देती है। जो फिर यहाँ यदि वैज्ञानिक भाषा में या साहित्यिक भाषा में कहें तो जो छात्रों को ज्ञानार्जन व अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम शिक्षक एक उत्प्रेरक है ये कहा जाता है। इसके बाद में अनुपात शब्द यदि आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, यहां अनुपात शब्द का अर्थ होता है शिक्षक और छात्र का अनुपात। मतलब हालांकि ये अलग अलग कक्षाओं में बाद में जो आरटी 2010 आया उसमें अलग अलग कक्षाओं में प्राथमिक माध्यमिक उच्च स्तरीय कक्षाओं में ये अनुपात अलग रखा गया है, लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक होगा 30 विद्यार्थियों की कक्षा पर, यह निश्चित किया गया है, ये अनुपात का अर्थ है। इसके बाद में पाठ्यचर्या, ये पाठ्यचर्या का मतलब वही है कि अन्य क्रियाकलाप भी विद्यालय में करवाए जाएं पुस्तकीय ज्ञान के अलावा, पाठ्यक्रम के अलावा। एनसीएफ के 5 अध्याय हैं या 5 भाग हैं, वो यहां हमने भाग लिखे हैं। इसके 5 भागों में पहले भाग में परिप्रेक्ष्य या उद्देश्य बताए गए हैं जो हम आपको पहले बता चुके। सीखना व ज्ञान के बारे में बताया गया है कि सीखना और ज्ञान का अर्थ क्या है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, मतलब पाठ्यचर्या में हम किन किन चीजों को शामिल रखें ये बताया गया है। स्कूल की अवस्थाएं, किस किस प्रकार के स्कूल होंगे ये बताया गया है। आकलन, मतलब ये आकलन मापन मूल्यांकन हम आपको आगे बताएंगे कभी, इसके बारे में बताया गया है कि छात्रों का आकलन, विद्यालयों का, शिक्षकों का आकलन कैसे किया जाए। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसा हो ये बताया गया है। व्यवस्था जो है शासन प्रशासन विद्यालयों की, उसमें सुधार कैसे हो ये बताया गया है। विषय, शिक्षण के उद्देश्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है छात्रों। यहां से आपको एक प्रश्न आना ही आना होता है, ये पूछा ही जाता है कि किस विषय शिक्षण के किस कक्षा स्तर में क्या उद्देश्य है। अब हमारा जो आप इस एनसीएफ 2005 पर जो तीसरा वीडियो होगा छात्रों, ये इसी में से होगा, आप इसे देखना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से एक आध प्रश्न आना ही आना होता है। इसमें हम आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण, पर्यावरण, हिंदी, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताएंगे जो एनसीएफ 2005 के अनुसार ही इनको बदल नहीं सकते, उनकी भाषा फिक्स होती है और वहां से एक प्रश्न बिल्कुल बनना ही बनना होता है। इसलिए आप हमारे तीसरे वीडियो को एनसीएफ वाले को जरूर देखें। छात्रों, यदि आपको ये मैटर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।